स्टूडेंट्स, फैकल्टी कॉमर्स और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के साथ साथ कला संकाय के विद्यार्थियों के लिए भी अर्थशास्त्र और विशेष रूप से वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए ईएफएम जैसे विषयों में एक महत्वपूर्ण उपकरण मौद्रिक नीति, जिसकी सामान्य जानकारी और इसके पाठ्यक्रम के अनुसार विशेष जानकारी विद्यार्थियों को होना जरूरी है। ऐसा ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज आपके बीच में लेकर के आया हूं। मैं प्रोफेसर संपत कुमार जैन, सह आचार्य ईएफएम विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति पर चर्चा शुरू करें। इससे पहले कुछ विद्यार्थियों को सामान्य जानकारी रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के बारे में होनी जरूरी है क्योंकि ये जो मौद्रिक नीति होती है यह वाणिज्यिक बैंक और व्यापारिक बैंकों के माध्यम से ही पूरे देश में लागू की जाती है। और वो जो नीति होती है वो हमारे देश के अंदर महत्वपूर्ण महंगाई, आर्थिक विकास और रोजगार, ये तीन महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स है उनको प्रभावित करती है। और ये सारा कार्य जो होता है वो रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंकों के माध्यम से होता है। सबसे पहले मैं आपको रिजर्व बैंक के बारे में बताता हूं। आप सामान्य रूप से जानते भी होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे भारत का केंद्रीय बैंक कहते हैं, उसकी स्थापना की गई और 1 अप्रैल 1935 को इन्होंने काम करना प्रारंभ किया। रिजर्व बैंक के कार्यों के अंदर इस नियम के अंदर व्यवस्थाएं दी गई है। महत्वपूर्ण रूप से यह रिजर्व बैंक भारत के अंदर नोट चलन और साख प्रचलन का काम करने के साथ साथ देश की बैंकिंग व्यवस्था के अंदर बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है और समय समय पर सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी अन्य कई कार्य निपटाता है। व्यापारिक बैंक, जिन्हें हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, ये वो संस्थान होती है, ये वो बैंक होते हैं जो अपने नाम के पीछे बैंक या बैंकर शब्द लगा सकते हैं। और जो भी अपने संस्था अपने नाम के पीछे बैंक और बैंकर शब्द लगाते हैं वो रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची के अंदर अनुसूचित होते हैं। उन्हें रिजर्व बैंक से एक प्रकार से लाइसेंस लेना पड़ता है, जिन्हें अनुसूची 2 में शामिल करते हैं। इसलिए इन व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंकों को अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल बैंक भी कहते हैं। रिजर्व बैंक अपना सारा कार्य है वो इन वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंकों के माध्यम से, जिन्हें शेड्यूल बैंक कहते हैं, उनके माध्यम से निपटाता है। रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक का सामान्य ज्ञान होने के बाद में हमारे लिए ये बहुत सरल हो जाता है कि देश की जो मौद्रिक नीति है उसको किस प्रकार से हम लागू कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है आपको, महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति है वो आर्थिक विकास और रोजगार के साथ साथ महंगाई को नियंत्रण करने के लिए होती है। देश के अंदर 1973 के पश्चात रिजर्व बैंक ने जो मौद्रिक नीति के माध्यम से उपाय लागू किए हैं वो लगभग इन्फ्लेशन, जिसे आप महंगाई को रोकने के संबंध में इन्हें बात कहते हैं, उन उपकरणों के द्वारा इस नीति को लागू किया है। इस नीति में महत्वपूर्ण रूप से मुद्रा की मात्रा, साख की मात्रा या नोट चलन की जो मात्रा होती है उसको कम ज्यादा करके वह इस नीति के महत्वपूर्ण उपायों को लागू करती है। अब अपन एक एक करके इन उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहला होता है बैंक दर। यह बैंक दर जो होती है इसे एक प्रकार से ब्याज दर भी कहते हैं। यह केवल रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंकों के मध्य लागू होती है। इसे सामान्य ब्याज दर नहीं कहते हैं। ये रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक के बीच में लेन देन के लिए लागू होती है। अब वर्तमान में इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं कर दी गई है। इस बैंक दर को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के रूप में किया गया है। रेपो रेट का तात्पर्य यह होता है कि व्यापारिक बैंक अपने बिलों का रिजर्व बैंक के पास में डिस्काउंट करवा करके, या ये कह दीजिए रिजर्व बैंक से एक प्रकार से अल्पकालीन ऋण ले सकती है और इससे उनको कोष प्राप्त होते हैं। जब भी रिजर्व बैंक को देश के अंदर मुद्रा की मात्रा बढ़ानी होती है तो वह इस प्रकार के रिवर्स रेपो रेट में कमी कर देती है, जिससे बैंकों को रिजर्व बैंक से ब्याज लेना सरल हो जाता है। और जब भी इस रेपो रेट के अंदर वृद्धि कर देती है
तो बैंकों को ब्याज के ऊपर रकम बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेना महंगा हो जाता है, तो वो कम ले पाते हैं। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा में कमी वृद्धि करने के लिए यह रेपो रेट है वो एक हथियार के रूप में, एक अस्त्र के रूप में काम में लिया जाता है। वर्तमान में यह रेपो रेट जो है वो 4% के संचालित है। रिवर्स रेपो रेट ये वह दर होती है, कई व्यापारिक बैंक है, सुदृढ़ व्यापारिक बैंक है, अपने पास में अतिरिक्त कोष को अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक के पास में जमा करवाते हैं। व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के पास में जमा करवाते हैं, इसलिए इसका नाम है रिवर्स रेपो रेट। तो बैंक जो है रिजर्व बैंक है, उनको इस प्रकार की जमाओं के ऊपर 3.75% ब्याज भी देती है। अतिरिक्त अल्पकालीन कोषों के ऊपर बैंकों को आय भी होती है। इस प्रकार जब रिवर्स रेपो रेट के अंदर वृद्धि कर दी जाती है तो बैंक अपना अधिकांश पैसा व्यापारिक बैंक या रिजर्व बैंक के पास में जमा कराने की चेष्टा करेगी, तो बाजार में पैसों की लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। और जब रिवर्स रेपो रेट में कमी कर दी जाएगी तो बैंक अपने धन को अपने ग्राहकों को ज्यादा बांटेगी, बाजार के अंदर ज्यादा बांटेगी और रिजर्व बैंक के पास में कम कराएगी। इस प्रकार ये जो बैंक दर होती है वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बीच में लागू रहती है। एक महत्वपूर्ण उपाय होता है नकद कोषानुपात। जो भी अनुसूचित बैंक है अर्थात व्यापारिक और वाणिज्यिक बैंक है, उनको अपनी निश्चित जमाओं का, जो उनके पास में पब्लिक की जमाएं होती है, उन जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग रिजर्व बैंक के पास में लीन रखना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है। हम सीधी वर्तमान की दर की बात करें, अभी भारत के जितने भी शेड्यूल्ड बैंक हैं उन सभी को अपनी जमाओं का 3% भाग नकद रूप से, जिस पर रिजर्व बैंक का अधिकार रहेगा, वह अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक के पास में रहेगा। और यह पैसा जो होता है रिजर्व बैंक की जितनी भी चेस्ट बैंकें होती है उनके अंदर रिजर्व बैंक के लीन पर जमा रहता है, रिजर्व बैंक का उस पर अधिकार रहता है। इस प्रकार नकद कोषानुपात में जब भी वृद्धि की जाएगी तो निश्चित रूप से बैंकों को ज्यादा नकद रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ेगा, तो मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी और लोगों के पास में तरलता कम हो जाएगी। और जैसे ही ये नकद कोषानुपात घटाया जाता है तो बैंकों को एक प्रकार से बहुत अधिक पैसा बाजार के अंदर मिल जाता है। जैसे अभी हाल ही के अंदर 25 पैसा इस नकद कोषानुपात के अंदर जब कमी की गई थी तो बाजार के अंदर 8,750 करोड़ रुपए अतिरिक्त बैंकों को मिल गए, जिससे वो कई प्रकार के ऋण देने में और उनको वो यूज कर सकते हैं। तो इससे भी महंगाई, आर्थिक विकास और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है। एक होता है तरल कोषानुपात। तरल कोषानुपात का तात्पर्य होता है कि प्रत्येक बैंक को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग वर्किंग कैपिटल जैसे नकदता की स्थिति, तरलता की स्थिति में रखना पड़ता है। वो उसे ग्राहकों को उधार नहीं दे सकते, ये तरल कोष बैंकों के खुद के पास में ही रहता है। अभी वर्तमान के अंदर 18% भाग जो है वो बैंकों को लिक्विडिटी फोरम के अंदर अपने पास में रख सकते हैं। बैंक इन्हें किसी प्रकार से स्थायी या अन्य प्रकार के ऋणों के लिए यूज नहीं कर सकते, ये बैंकों के पास में ही रहता है तरल कोषानुपात। और ये ग्राहकों के अंदर विश्वास जमाने के लिए और बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रिजर्व बैंक ऐसे उपाय लागू करती है। तरल कोषानुपात में भी वृद्धि कर दी जाती है तो बैंकों को अधिक भाग नकद के रूप में रखना पड़ेगा, मार्केट में पैसों की कमी आ जाएगी। और तरल कोषानुपात में कमी करते हैं तो मार्केट के अंदर पैसे छूटे हो जाते हैं, ज्यादा आ जाते हैं। कोष मार्जिन, कुछ बैंकों की आर्थिक स्थिति या ये कह दीजिए अल्पकालीन स्थिति के अंदर जब धन की आवश्यकता होती है तो वो अपने तरल कोषानुपात की आड़ में, एवज में रिजर्व बैंक से एक प्रकार का मार्जिन के आधार पर ऋण ले सकते हैं, इसे कोष मार्जिन कहते हैं। इस प्रकार के कोष मार्जिन के अंदर रिजर्व बैंक को अल्पकालीन ऋण देने की सुविधा है और वह अपने व्यापारिक बैंकों को ऋण देते। इस प्रकार आपने देखा कि ये जो उपकरण लागू होते हैं, इन उपकरणों के अंदर व्यापारिक बैंक और रिजर्व बैंक के मुद्रा की मात्रा को, चलन की मात्रा को, चेक, हुंडी, ड्राफ्ट की मात्रा को, ट्रेजरी बिलों की मात्रा को कम ज्यादा करके देश की महंगाई पर नियंत्रण करती है, देश के आर्थिक विकास की गतिविधियों के अंदर सिनेतल का कार्य करती है और विभिन्न प्रकार के जो रोजगार के अवसर है उनको भी बढ़ाने में भी सरकार को सहयोग कर सकती है। इसके साथ में अभी वर्तमान की परिस्थितियों को ध्यान में रखें तो रिजर्व बैंक समय समय पर कुछ समीक्षा नीतियों की भी घोषणा करती है, समीक्षागत उपाय भी लागू करती है। अभी हाल ही में हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांता दास ने 28 मई को इस प्रकार के उपायों की समीक्षा की है, जिसमें देश के अंदर जो सरकार ने मोरिटोरियम लागू किया था उसी के संदर्भ में अन्य उपाय लागू करते हैं। ये भी उपाय इस प्रकार की मौद्रिक नीति के आधार पर है। कुल मिलाकर के ये मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से देश में रोजगार और आर्थिक विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण जो होता है वो
महंगाई को नियंत्रित करने के अंदर सक्षम होती है, काम करती है, और इसका सारा एकाधिकार रिजर्व बैंक के पास में होता है। थैंक यू। अगले अपन एपिसोड के अंदर बजट संरचना के बारे में भी बात करेंगे। आप सबका इस संबंध में किसी भी प्रकार का हो तो मेरे लिंक चैनल पर जाकर के आप अपने प्रश्न या मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू।